नमस्ते दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैडम, मेरा क्या कसूर है जो मैं सज़ा भुगत रही हूँ? रूपाली ने मुझसे पूछा। रूपाली के पति ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उसी का नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की पैरवी करवाने आई थी। उसके पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। रूपाली की माँ उसके साथ आई थी। उसने कहा कि रूपाली के ससुराल वालों ने बिना दहेज के विवाह किया था। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी। रूपा नाम के अनुरूप सुंदर थी। जब रूपा छोटी थी तब उसकी माँ की एक सहेली ने रूपाली के गोरे रंग को देखकर शर्त लगाई थी कि यदि तुम्हें इससे गोरा दामाद मिला तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी। उसने जब पांव पखराई के समय रोहन के गुलाबी पांव देखे तो चुपचाप 1000 रुपये का नोट रूपाली की माँ को पकड़ा दिया। रोहन का परिवार संपन्न था। वे ढेर सारे कपड़े और गहने लाए थे। नेग में भी बढ़ चढ़कर दिए थे। रूपाली के घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान नहीं लिया था। रूपाली के मायके वाले इस विवाह की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। रूपाली की सहेलियां रूपाली के भाग्य की सराहना तो कर रही थी, पर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। हंसी खुशी के वातावरण में रूपाली ससुराल चली गई। रूपाली अपने सुंदर पति को देख देख कर उससे बात करने को उत्सुक हुई जा रही थी, पर रोहन उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। ससुराल पहुंचकर ढेर सारे रीति रिवाजों को निपटाते निपटाते 2 दिन लग गए। रूपाली अपनी सास, ननंद व जेठानियों से घिरी रही। उसके खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सबने घूमने का प्रोग्राम बनाया। 10-12 दिन इसी में लग गए। इस बीच रोहन ने भी रूपाली से बात करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। घूम फिर कर पूरा परिवार लौट आया। रूपाली की सास ने वहीं से रूपाली के पिता को फोन कर दिया था कि चौथी की रस्म के अनुसार रूपाली को मायके ले जाए। जैसे ही ये लोग लौटे, रूपाली के पिता आकर रूपाली को ले गए। रूपाली कोरी की कोरी मायके लौट आई। सास ने उसके पिता को कह दिया था कि वे लोग पुरानी परंपरा में विश्वास रखते हैं। दूसरे ही दिन शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए रूपाली शुक्रास्त काल में मायके में ही रहेगी। रूपाली 4 माह मायके रही। उसकी सास और ननंद के लंबे लंबे फोन आते। उन्हीं के साथ रोहन थोड़ी बहुत बात कर लेता। 4 महीने बाद रोहन के साथ सास और ननंद भी आई और खूब लाड़ जताकर रूपाली को विदा करा कर ले गई। ननंद ने अपना घर छोड़ दिया था और उसका तलाक का केस चल रहा था। वह मायके में ही रहती थी। इस बार रोहन के कमरे में एक और पलंग लग गया था। डबल बेड पर रूपाली अपनी ननंद के साथ सोती थी। वह रोहन अलग पलंग पर सोता था। रोहन को उसकी माँ और बहन अकेला छोड़ती ही नहीं थी जो रूपाली उससे बात कर सके। 1-2 माह तक तो ऐसा ही चला। फिर ननंद के दोस्त प्रेम का घर आना जाना बढ़ने लगा। धीरे धीरे सास ननंद ने रूपाली को प्रेम के पास अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। रोहन का तो पहले जैसा ही हाल था। एक दिन जब रूपाली प्रेम के लिए चाय लाई तो उसने रूपाली का हाथ पकड़कर अपने पास यह कहकर बिठा लिया, अरे भाभी, देवर का भी भाभी पर अधिकार होता है। मेरे साथ बैठो। जो तुम्हें रोहन नहीं दे सकता वह मैं तुम्हें दूंगा। रूपा किसी प्रकार हाथ छुड़ाकर भागी और उसने सास से शिकायत की। सास ने प्रेम को तो कुछ नहीं कहा, रूपाली से ही बोली, तो इसमें हर्ज ही क्या है? देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का होता है। रूपाली सन्न रह गई। वह आधुनिक जरूर थी, पर उसका परिवार संस्कारी था और यहाँ तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। प्रेम की छेड़खानी बढ़ने लगी। उसे सास व ननंद का प्रोत्साहन जो था। एक दिन रूपाली ने चुपके से पिता को फोन कर दिया। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर वे रूपाली को मायके ले आए। रूपाली ने रो रो कर अपनी माँ जैसी भाभी को सब कुछ बता दिया तो परिवार वालों को संपन्न परिवार के सुदर्शन सुपुत्र की नपुंसकता का ज्ञान हुआ। चूँकि यह ऐसी बात थी जिससे दोनों परिवारों की बदनामी थी,
इसलिए वे चुप रहे। एक माह बाद सास ननंद रोहन को लेकर रूपाली को लेने आई तो रूपाली की माँ व भाभी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। सास तमतमा कर बोली, तुम्हारी लड़की का ही चाल चलन ठीक नहीं है, हमारे लड़के को दोष देती है। रूपाली की माँ बोली, यदि ऐसा ही है तो अपने लड़के की यही डॉक्टरी जांच करवाओ। इस बात पर सास ननंद ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में बैठकर चली गई। इस बात को लगभग 8-10 माह गुजर गए। रूपाली के विवाह को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे कि रोहन की ओर से तलाक का केस दायर कर दिया गया था। रूपाली के प्रेम के साथ संबंधों को आधार बनाया गया था और प्रेम को भी पक्षकार बनाया गया ताकि प्रेम रूपाली के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर रूपाली को बदचलन सिद्ध कर सके। मेरे लिए रूपाली का केस नया नहीं था। इस प्रकार के प्रकरण मैंने अपने साथी वकीलों से सुने थे और कई मामले सामाजिक संगठनों के माध्यम से सुलझाए भी थे। इस प्रकार के मामलों में 2 ही हल हुआ करते थे, या तो चुपचाप एक पक्षीय तलाक ले लो या विरोध करो। दूसरी स्थिति में औरत को अदालत में विरोधी पक्ष के बेहुदा प्रश्नों को झेलना पड़ता है। मैंने रूपाली से नोटिस ले लिया और उसे दूसरे दिन आने को कहा। मैंने प्रत्येक कोण से रूपाली के केस पर सोच विचार किया। रूपाली का अब ससुराल में रहना संभव नहीं था। वह जाए भी तो कैसे जाए? पति से ही ससुराल होती है और पति का आकर्षण दैहिक सुख होता है। इसी से वह नई लड़की के प्रति आकृष्ट होता है। जब यह आकर्षण ही नहीं तो वह रूपाली में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा? इसीलिए रूपाली को तलाक तो दिलवाना ही है, किंतु उसके दुराचरण के आधार पर नहीं। औरत हूँ ना, इसलिए औरत के दर्द को पहचानती हूँ। सोच विचार कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अलग से नपुंसकता के आधार पर केस लगाने के बजाय मैं इसी में प्रति दावा लगा दूँ। हिंदू विवाह अधिनियम में इसका प्रावधान भी है। दोनों पक्षकार हिंदू हैं और विवाह भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ है। दूसरे दिन रूपाली, उसकी माँ व भाभी आई तो मैं उन्हें समझा दिया कि हम लोग उनके प्रकरण का विरोध करेंगे, साथ ही उसी प्रकरण में रोहन की नपुंसकता के आधार पर तलाक लेंगे। इसीलिए पहले रूपाली की जांच कराकर डॉक्टरी प्रमाण पत्र ले लिए जाएं। पूरी तैयारी के साथ मैंने पेशी के दिन रूपाली का प्रतिदावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। साथ ही एक आवेदन कैमरा प्रोसीडिंग का भी लगा दिया, जिसमें सुनवाई के समय मात्र जज और पक्षकार ही रहे और इस प्रक्रिया का निर्णय कहीं प्रकाशित न हो। जब प्रतिदावा रूपाली की सास ननंद को मिला तो वे बहुत बौखला गई। उन्हें अपने लड़के की कमजोरी मालूम थी। प्रेम को इसलिए परिचित कराया गया था ताकि रूपाली उससे गर्भवती हो जाए तो रोहन की कमजोरी छिप जाएगी और परिवार को वारिस मिल जाए। मैंने न्यायालय से यह भी आदेश ले लिया कि रोहन की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारने पर जब रूपाली की सास ननंद थक गई तो समझौते की बात लेकर मेरे पास आई। रूपाली के पिता भी बदनामी नहीं चाहते थे, इसीलिए मैंने विवाह का पूरा खर्चा व अदालत का खर्चा उनसे रूपाली को दिलवाकर राजीनामा से तलाक का आवेदन लगवा दिया। विवाह होने से मुकदमा चलने तक लगभग 2.5 वर्ष हो गए थे। रूपाली को भी मायके आए लगभग 1.5 वर्ष हो गए थे, इसलिए राजीनामे से तलाक का आवेदन स्वीकार हो गया। दोनों पक्षों की मान मर्यादा भी कायम रही। इस निर्णय के लगभग 5-6 माह बाद मैं कार्यालय में बैठी थी, तभी रूपाली एक सांवले से युवक के साथ आई। उसने बताया कि वह उसका पति है, स्थानीय कॉलेज में पढ़ाता है। 2 माह पूर्व उसने कोर्ट मैरिज की है। उसकी माँ ने कहा कि हिंदू संस्कारों में स्त्री एक बार ही लगन वेदी के सामने बैठती है, इसलिए दोनों परिवारों की सहमति से उनकी कोर्ट मैरिज हो गई। रूपाली मुझे रात्रि भोज का निमंत्रण देने आई थी। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि यदि मैंने औरत के दर्द को महसूस कर यह कानूनी रास्ता न अपनाया होता तो बेचारी रूपाली की क्या हालत होती। अदालत में दूसरे पक्ष का वकील उससे गंदे गंदे प्रश्न पूछता,
वह उत्तर न दे पाती तो रोहन को उसके दुराचरणी होने के आधार पर तलाक मिल जाता। फिर उसे जीवन भर के लिए बदनामी की चादर ओढ़नी पड़ती। सास ननद की करनी का फल उसे जीवन भर भुगतना पड़ता। जब तक औरत अबला बनी रहेगी उसे दूसरों की करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। समाज में उसे जीना है तो सिर उठाकर जीना होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।